हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बीएड थर्ड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की एग्जाम डेट आ चुकी है। 13 दिसंबर को आपका पहला पेपर है। ठीक है, समय आपके पास बचा नहीं है। आज 7 तारीख है और 13 को पेपर है। 5-6 दिन का समय आपके पास बचता है और इस टाइम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपके, जो एग्जाम में एज इट इज छपने के चांसेस है, वही क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और हमें पढ़ाने हैं। ठीक है, ताकि आप ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और यदि आपने अभी तक हमारे नोट्स नहीं लिए हैं तो फटाफट मैसेज करके आप इस नंबर पे 9628182649 यहाँ व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और जितना मटेरियल यहाँ से दिया जाएगा, नोट्स जितने दिए जाएंगे, पूरा पेपर वहीं से मिलेगा। बाहर से कुछ भी न खरीदने की न पढ़ने की आवश्यकता आपको होगी। आइए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने फटाफट हम लोग डिस्कस करेंगे, फटाफट कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि समय है नहीं। नेतृत्व का अर्थ क्या होता है, यह क्वेश्चन आपका 110% आएगा। चाहे तो इसको लिख लो, हमसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जा सकता है, यानी कि 12 से 17 नंबर आपके, 15 नंबर में तो आपका लॉन्ग पूछा जाएगा, 5 नंबर में शॉर्ट पूछा जाएगा। हो सकता है कि 20 नंबर में क्वेश्चन ये आपका आ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेतृत्व का अर्थ क्या है, परिभाषा का उल्लेख कीजिए। नेतृत्व मतलब क्या होता है, नेतृत्व का लीडरशिप। नेतृत्व का मतलब क्या होता है, लीडरशिप। जब कोई नेता यानी कि नेतृत्व करता है किसी समूह का, ग्रुप का, समाज का, जो नेतृत्व करता है, ठीक है, जो सबसे आगे चलता है, उसे कहते हैं कि ये हमारे ग्रुप की लीडरशिप कर रहा है, यानी कि वो नेतृत्व कर रहा है। नेतृत्व में नेता अपने सहयोगियों के व्यवहार को परिवर्तित करता है। मतलब जो भी उसके साथी समूह होते हैं वो किसके कहने पे चलते हैं, अपने नेता के कहने पे चलते हैं। जैसा नेता कहता है तो उसके सहयोगी, साथी, समूह जो भी हैं उसकी बात को मानते हैं। तो यहाँ पे जो नेता है वो अपने साथियों के व्यवहार को परिवर्तित करने का काम करता है कि देखो हमें ऐसे करना है, पहले ऐसे करना है, हमें पहले ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो इस तरीके से उनके व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आता है। शाब्दिक दृष्टि से नेता शब्द का अर्थ होता है नियतेहा अनेन। क्या होता है, नियतेहा अनेन, अर्थात जो दूसरों को ले जाने की क्षमता रखे वो नेता होता है। जो दूसरों को ले जाने की क्षमता रखे, जिसके पीछे लोग चलें, जिसकी बात माने। ठीक है, इस प्रकार नेता वो व्यक्ति है जो स्वयं आदर्श रूप होकर दूसरों को भी आदर्श की ओर लेकर के जाता है। स्वयं आदर्श रूप होकर, उसकी हैबिट्स अच्छी हैं, आदतें अच्छी हैं, है ना, ईमानदार होना चाहिए नेता, पहनावा अच्छा होना चाहिए, उसकी भाषा शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए और सबको साथ लेकर चलने की स्किल उसके अंदर होना चाहिए। वो उसके अंदर सोशल स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोगों से मिलने जुलने की स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो खुद भी आदर्श है, ईमानदार है, बढ़िया है और दूसरों को भी आदर्श की ओर ले जाता है। नेता को अंग्रेजी में लीडर कहा जाता है। लीडर शब्द का अर्थ होता है जो अग्रसर करता है, वन हु लीड्स, यानी कि जो रास्ता दिखाए, जो आगे आगे चले। अतः लीडर शब्द भी मार्ग प्रदर्शक, नायक, अग्रसर करने वाला, नेता, नेतृत्व करने वाला आदि अर्थों को प्रकट करता है। तो लीडर का मतलब चाहे तो उसको रास्ता दिखाने वाला कह दो, या कहते भी हैं कि ये हमारा नायक है ना, ये अग्रसर करने वाला है, नेता है या नेतृत्व करने वाला, ये सारे अर्थ होते हैं लीडर के। तो अतः जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए, रास्ता दिखाए, सही दिशा में लेकर के जाए, जिसमें आदर्श व्यवहार की क्षमता हो, सबसे अच्छा व्यवहार करे, वो नेता कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार नेतृत्व एक प्रकार का व्यवहार है। यह व्यवहार अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को अधिकतर प्रभावित करता है, दूसरे लोगों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है और यह व्यवहार नेता में ही पाया जाता है। चेस्टर बर्नौट की परिभाषा है और ये जो परिभाषा है ये अगर आपको याद ना हो तो इनको क्या कर लेना, रट लेना। क्योंकि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में लिखते हैं, उसमें अगर परिभाषा नहीं भी पूछ रहा है फिर भी परिभाषा चेप दो, क्योंकि उससे आपको बढ़िया नंबर मिलते हैं। एग्जामिनर समझता है कि बच्चा बढ़िया पढ़ा हुआ है, बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, तो फिर वो ज़्यादा आपकी कॉपी पढ़ते नहीं है, ये चीज़ होती है। तो परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। चेस्टर बर्नार्ड की परिभाषा है। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं कि नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार का वो गुण है जिसके द्वारा वह व्यक्तियों और उनकी क्रियाओं को संगठित प्रयास से, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट से संबंधित कार्य करने में मार्गदर्शन देता है।
कुंटस और डोनेल कहते हैं कि नेतृत्व किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संदेश के द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित करने की एक योग्यता है। अपने मैसेज के माध्यम से, अपना संदेश के माध्यम से, अपनी बातों से हम लोगों को प्रभावित कर पाए, यही योग्यता है, कुंटस और डोनेल की परिभाषा है। ठीक है, नेतृत्व हमने समझ लिया, अर्थ और परिभाषा समझ ली। अभी इसके लॉन्ग क्वेश्चन हमें आगे मिलेंगे। शिक्षा में प्रबंधन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा में प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, समझिए। पहले तो यही हमें समझ में आना चाहिए कि शिक्षा में प्रबंधन क्या होता है। शिक्षा में प्रबंधन का मतलब है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई से जुड़ी सारी वो एक्टिविटीज़ जो करवाई जाती हैं उनको सही तरीके से प्लान बना करके, प्लान्ड तरीके से व्यवस्थित करके, कंट्रोल करके चलाना, ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो शिक्षा में प्रबंधन यानी कि पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए एजुकेशन पर। भाई प्लानिंग होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात क्या है, प्लानिंग होनी चाहिए। स्कूल में क्या क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसकी पहले से तैयारी करना, टाइम टेबल बना लो, है ना। और जो भी एग्जाम होना है उसका पूरा प्लान कर लो। हर एक क्लास की एक व्यवस्था बना लो कि इस क्लास में ये सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ाए जाएंगे, ये टीचर पढ़ाएगा। तो ये सारी प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपको ऑर्गेनाइज करना है, क्या करना है, संगठन करना है। जिन जिन लोगों और मटेरियल की ज़रूरत है, संसाधन की ज़रूरत है, उन्हें सही जगह पे लगा दो। टीचर्स हो गई, क्लासरूम हो गए, किताबें हो गई, और जो खेल सामग्री है, इन सबको व्यवस्थित करना। ठीक है, और शिक्षा में प्रबंधन का मतलब लीडिंग भी होता है। ठीक है, हर एक चीज़ पर कंट्रोल रखना, देखना कि सब काम पूरा प्लान्ड तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें शिक्षा में प्रबंधन की, तो स्कूल या संस्थान में पढ़ाई से रिलेटेड या टीचर्स या जो भी संसाधन है या जो गतिविधियां हैं उनको बेहतर ढंग से चलाने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम शिक्षा में प्रबंधन कहते हैं। शिक्षा में प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिससे शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, शिक्षा में प्रबंधन यानी कि एजुकेशन में जो मैनेजमेंट है, ठीक है, ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। क्या होता है, एक उद्देश्य होता है कि हमें बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, अच्छे हमारे कॉलेज के बच्चे अच्छे नंबर मार्क्स लेकर के आ पाए, है ना। तो इस तरीके से क्या है, एक उद्देश्य, इसके पीछे एक उद्देश्य होता है। ये किसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके ही किया जाता है ताकि शिक्षा के सारे उद्देश्य पूरे हो सकें। अगला है, शिक्षा में प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है भाई, क्योंकि मैनेजमेंट अकेले नहीं होता, इसमें कई लोग, टीचर्स, स्टूडेंट, गार्जियन, सब मिलकर के काम करते हैं, इसलिए ये समाज से जुड़ी प्रक्रिया है। आई बात समझ में। शिक्षा में प्रबंधन मानवीय और भौतिक संसाधनों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। मानवीय में कौन हो जाएगा, मानवीय में आपके टीचर्स, स्टूडेंट, बाकी स्टाफ हो गया, चपरासी हो गए, बाबू हो गए, सब लोग मिलकर, ये सब कौन है, मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन में आपकी स्कूल बिल्डिंग, लाइब्रेरी, है ना, जो किताबें हो गई, और भी जो मटेरियल हो गया, कुर्सी, मेज, ब्लैक बोर्ड, ये सारा हो गया। ठीक है, इन सबको ये सब मिलकर के काम करते हैं। तो मैनेजमेंट इन सबके मिलकर किए गए प्रयास का ही एक परिणाम होता है। शिक्षा में प्रबंधन सभी स्तरों के लिए आवश्यक, मतलब स्कूल, क्लासरूम, टीचर्स, प्रिंसिपल, सबको अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो हर स्तर पर मैनेजमेंट जरूरी है। शिक्षा में प्रबंधन एक विशेष प्रक्रिया है भैया। प्रबंधन के अपने कुछ खास तरीके और नियम होते हैं। इसे किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता कि इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बल्कि एक सही प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इतनी बात क्लियर है। शिक्षा में प्रबंधन की सफलता विद्यालय के विकास को गति देती है। अगर आपका मैनेजमेंट तगड़ा है तो आपका विद्यालय प्रोग्रेस करता चला जाएगा। मैनेजमेंट मतलब कि हर टीचर टाइम पे स्कूल पहुंच रहा है, बच्चे टाइम पर स्कूल आ रहे हैं, हर टीचर जैसे उसका पीरियड शुरू, टीचर तुरंत क्लास में, पीरियड खत्म, टीचर क्लास से बाहर, है ना, और एक फिक्स टाइम पे आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं, एग्जाम हो रहा है। इससे क्या होगा, आपका विद्यालय दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर चढ़ता चला जाएगा। मैनेजमेंट नहीं है, कोई टीचर कभी भी आ रहा है, किसी क्लास में पढ़ा रहा है, या जब आया तब, जब मनाया तब इस क्लास में चले गए, नहीं तो बाहर घूम रहे हैं, बच्चे कहीं घूम रहे हैं, उससे क्या होगा, डाउनफॉल, है ना। स्कूल आपका उन्नति नहीं अवनति की तरफ चला जाएगा, है ना। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो स्कूल जल्दी आगे बढ़ेगा, पढ़ाई में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी तरह सीख पाएंगे। प्रबंधन संगठन की आवश्यकता होती है। देखिए, प्रबंधन तभी सफल होता है जब काम को सही तरीके से, सही तरह से व्यवस्थित और संगठित किया जाए। जैसे समय पर आपकी क्लास हो रही हैं, कक्षाएं चल रही हैं, और पूरी तरीके हर काम एक प्लान तरीके से हो रहा है। शिक्षा में प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान, देखिए मैनेजमेंट में कुछ बातें अपने अनुभव और स्किल्स से आती हैं,
एक्सपीरियंस से और स्किल्स से आती हैं, और कुछ बातें नियम, सिद्धांत और तरीकों से जो कि विज्ञान पर बेस्ड है, यहाँ से आती हैं। इसलिए ये दोनों का मिश्रण होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, कई बार पूछा गया है और हमने इसको एक्सप्लेन भी किया। अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न कहता है आपसे कि शिक्षक एक कक्ष प्रबंधन के रूप में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच नहीं सकता है ना, तो ये एग्जाम से ना एग्जाम इससे जरूर पूछा जाता है। शिक्षक एक कक्ष प्रबंधन के रूप में इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। टीचर जो है वो एक क्लासरूम मैनेजर के रूप में, एक टीचर क्लास को कैसे मैनेज करता है उसके रूप में आप इसको एक्सप्लेन करिए। देखिए, कहता है सामान्य दृष्टि से शिक्षक का उत्तरदायित्व पाठ्य विषयों का शिक्षण होता है। मतलब जो है जनरली टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी सब्जेक्ट उसको दिए गए हैं वह अपने सब्जेक्ट को ठीक तरीके से पढ़ाए, बात खत्म, इतने तो काम है। लेकिन परंतु शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा के अंदर मेज, कुर्सी आदि व्यवस्थित है अथवा नहीं है। सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं कि आप गए अपना सब्जेक्ट पूरा किया चले आए, नहीं, आप ये भी देखो कि क्लास में बैठने की उचित व्यवस्था है कि नहीं है, हर बच्चे को मेज कुर्सी मिली है कि नहीं मिली है। ऐसा तो नहीं एक पर तीन तीन बैठे हैं, ठीक है, कोई बच्चा बैग गोद में लेकर के बैठा है, सामने टेबल पे रखने की जगह नहीं है, तो ऐसे बच्चे कहां पढ़ पाएंगे? प्रॉपर तरीके से आपको क्लास में देखना है कि मेज कुर्सियां ठीक से लगी हैं नहीं लगी हैं, बच्चे सही तरह से बैठे हैं नहीं बैठे हैं, कक्षा में डिसिप्लिन है कि नहीं है, ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। छात्रों के बैठने का आसन सही है अथवा नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई पीछे कुर्सी पर लेट रहा हो, है ना, कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। छात्रों का व्यवहार, आचरण और कक्षा नियंत्रण के नियम आदि उपयुक्त हैं कि नहीं है। तो टीचर का काम यहाँ पे क्या है? ये सारी चीजें देखना है कि छात्रों का व्यवहार कैसा है, उनका आचरण कैसा है और नियंत्रण के नियम आदि उपयुक्त हैं कि नहीं है ना, कि कक्षा के जो नियम है उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करते समय और बाहर निकलते समय सब व्यवस्थित होना चाहिए, यानी कि जब टीचर क्लास में जाए तब सब वेल मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, आप क्लास में पहुंचे, बच्चे एक साथ खड़े हों, एक साथ बोले गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, है ना। ऐसा नहीं कि गाना गा रहे हैं गुड मॉर्निंग, ऐसा बहुत लंबा खींचते हैं, वो सब चीज नहीं होना चाहिए, ये सब व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि टीचर जब बाहर आ रहा है और फिर एकदम से क्लास में हुड़दंगी शुरू हो गई, यदि नहीं है तो आप उसको व्यवस्थित करें। ठीक है, इस प्रकार शिक्षक एक कक्ष प्रबंधक के रूप में भी काम करता है। तो इस तरीके से जो है टीचर जो है वो सिर्फ पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो कक्षा को व्यवस्थित करता है, डिसिप्लिन करता है और सीखने योग्य वातावरण बनाने वाला एक मैनेजर भी है। तो याद रखिए, शिक्षक कक्षा को संभालता है, व्यवस्थित रखता है, नियम बनाता है, डिसिप्लिन रखता है और टीचिंग लर्निंग के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करता है। इसलिए टीचर को कक्ष प्रबंधक भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बड़े मजेदार तरीके से हम लोगों ने इसको पढ़ा। आइए आगे देखिए, संप्रेषण का अर्थ समझते हैं हम लोग। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण मतलब बातचीत, एक दूसरे से बातचीत, कम्युनिकेशन। ठीक है, संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। ओके, अगर बातचीत ही ना हो तो एजुकेशन वहीं के वहीं ठप हो जाएगी, क्योंकि संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान से ही लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ता है। टीचर अपनी बात कहता है, बच्चे सुन रहे हैं, फिर बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बच्चे अपनी बात रख रहे हैं, टीचर उनको समझा रहा है, तो एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलता रहता है और इसी से शिक्षा आगे बढ़ती है। इसीलिए इसको रीढ़ की हड्डी कहा गया है। बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती। सोचो, संप्रेषण ना हो, वार्तालाप ना हो तो शिक्षा और शिक्षण टीचर कैसे पढ़ाएगा, कैसे बात को समझाएगा, है ना। टीचर के दिमाग में जो चल रहा है वो कम्युनिकेशन, बातचीत के माध्यम से ही तो बाहर आता है। बच्चे के दिमाग में कोई डाउट हुआ, बात के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, विचारों के माध्यम से ही तो पूछेगा। तो अगर ये कम्युनिकेशन ना हो तो सब कुछ वहीं का वहीं ठप हो जाएगा। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से मानी जाती है। कम्युनिस शब्द का मतलब होता है कॉमन या सामान्य। अतः कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करता है। तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या करता है? वार्तालाप के माध्यम से, आचार विचार के माध्यम से एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाता है।
अगला पॉइंट आपसे क्या कहता है, संप्रेषण प्रेषण करने की, संप्रेषण जो है वह क्या करने की, प्रेषण करने की, अपनी बात पहुंचाने की, विचार विनिमय करने की। विनिमय मतलब हम अपने विचार रख रहे हैं, सामने वाला अपने विचार रख रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की, दूसरों की बातें सुनने की, विचारों, अभिवृत्तियों, संवेदनाओं और सूचनाओं और ज्ञान के विनिमय करने की एक प्रक्रिया है। ज्ञान के विनिमय मतलब हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, बच्चे को जो डाउट है वो हमसे पूछ रहा है, तो ये आदान प्रदान चलता रहता है। ये सब किसके माध्यम से होता है, संप्रेषण के माध्यम से ही हो पाता है। ठीक है, लुगीस और वीगल के अनुसार जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको रटनी पड़ेगी, याद ना हो तो आप जरूर रट लीजिएगा इसको। संप्रेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों और डिसीजंस द्वारा लोगों के विचारों, मतों और अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। एडगर डेले के अकॉर्डिंग कहा गया है, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों और भावनाओं को परस्पर जानने और समझने की एक प्रक्रिया है। इतनी बात क्लियर है। बहुत बड़ा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक है, 9 क्वेश्चन आपसे शॉर्ट पूछे जाएंगे। कितने? 9 क्वेश्चन शॉर्ट पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। सारे क्वेश्चन बढ़िया हो जाते हैं तो आपके 45 नंबर यहां से पक्के हो जाते हैं। मध्याह्न भोजन योजना के क्या उद्देश्य है, स्पष्ट कीजिए। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य होता है बच्चों के प्राथमिक स्कूलों में नामांकन में वृद्धि करना, कि जो है बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल आए, क्योंकि जब हम बच्चे को यहाँ शिक्षा भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, तो बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ एडमिशन लें कि चलो वहीं पढ़ेंगे, वहीं दोपहर में खाना खाएंगे, है ना। तो नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में रोके रखना, कि बच्चे जो है पहले क्या होता था कि बच्चे सुबह स्कूल आए, दोपहर में खाना खाने के बहाने घर पहुंच गए, वापस लौट के नहीं आए, बैग उनका कोई साथी लिए जा रहा है ना। तो बच्चा स्कूल में ही रुका रहे, खाना खाने के बहाने घर ना जाए, और इस स्तर पर होने वाला जो अपव्यय है उसको कम किया जा सके। बच्चों की स्कूल में उपस्थिति में वृद्धि करना, कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल आए, इसलिए जो है स्कूल में मिड डे मील शुरू किया गया। बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाए। कुछ ऐसे गरीब आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर होती है, गरीब घर के बच्चे होते हैं, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, उनको सही पोषण नहीं मिल पाता, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे बच्चों को जब स्कूल में बढ़िया खाना मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा, बदल बदल करके खाना मिलेगा, तो उनका भी डेवलपमेंट हो जाएगा और वो भी स्वास्थ्य भी उनका अच्छा हो जाएगा। बच्चों की एक स्थान पर एक साथ भोजन व्यवस्था करके उनमें जाति भेद कम करना। ये जो बच्चों के अंदर बैठा दिया जाता है कि ये ऊंची जाति के हैं, ये नीची जाति के हैं, इनके साथ खाना नहीं खाना, इनके साथ बैठना नहीं है, तो वो सारा जो भेदभाव है उसको खत्म करना। क्योंकि स्कूल में हर जाति, धर्म, समूह, समुदाय के बच्चे आते हैं, तो वहां सारे एक साथ बैठ करके जब खाना खाते हैं तो ये भेदभाव समाप्त हो जाता है। उनके बीच भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना पैदा करना ही मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ है, समझिए। शैक्षिक प्रशासन का देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है। सारे ही क्वेश्चन बहुत चुने हुए क्वेश्चन है। शैक्षिक प्रशासन 2 शब्दों, शिक्षा और प्रशासन के योग से बना है। एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के योग से बना है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना हुआ है। यह एडुकेटम शब्द ई और डूको शब्द के योग से बना है। यहाँ ई का मतलब होता है अंदर से, डूको का अर्थ होता है बाहर की ओर, यानी कि जहाँ पे अंदर से बाहर की ओर जो है कि बच्चे के ज्ञान को अंदर से बाहर की तरफ लाया जाए। ठीक है, या आगे बढ़ना या अग्रसर करना, बच्चे को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, अग्रसर करना है, तो ये होता है एजुकेशन का अर्थ। इस प्रकार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना। बच्चे के अंदर जो जन्मजात क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, जो उसकी शक्ति है, उसको एजुकेशन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रबंधन करना, सेवा करना या निर्देशन देना। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, सेवा करना। क्या होता है, सेवा करना। अब आइए आगे समझते हैं। इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरों की सेवा करना, अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला। क्या है ये, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दूसरों की सेवा करना या अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है।
इतनी बात क्लियर है, आगे समझिए। शिक्षा और प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा एवं प्रक्रिया से ही होता है। देखिए, शिक्षा और प्रशासन में संबंध शिक्षा प्रक्रिया के कारण होता है। मतलब शिक्षण का मतलब क्या है? पढ़ाना। ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को सही तरह से चलाने के लिए प्रशासन की जरूरत होती है, इसलिए दोनों का आपस में सीधा संबंध है भाई। अतः शिक्षा के क्षेत्र में संगठन जिस ढांचे को खड़ा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसे क्रियान्वित करने में सहायता देता है। मतलब स्कूल या संस्था ये तय करती है कि काम कैसे होंगे, कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा, पढ़ाई कैसे होगी, एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी, और क्या करता है, ये शिक्षा के क्षेत्र में संगठन ने इस ढांचे को खड़ा किया। अब शैक्षिक प्रशासन उसको व्यवहार में लाएगा। संगठन ने जो नियम, जो भी योजनाएं, जो भी व्यवस्था बनाई है, उन्हें व्यवहार में लाने का काम कौन करता है? प्रशासन करता है। प्रशासन तय करता है कि सब कुछ सही तरह से चल पाए, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। ठीक है, मतलब जब संगठन ठीक ढांचा बनाता है, प्रशासन उसे सही तरह से चलाता है, तो शिक्षा के लक्ष्य जैसे बच्चों को अच्छा ज्ञान देना है, डिसिप्लिन रखनी है, डेवलपमेंट करना है, ये सब आसानी से ही पूरे हो जाते हैं। फॉक्स, विश और रफनर के अकॉर्डिंग शिक्षा प्रशासन एक सेवा कार्य है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावशाली ढंग से हो जाती है। ठीक है, परिभाषा तो आपको रटनी पड़ेगी। अगला प्रश्न, प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका है, ये भी समझिए। ओके, प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, संसार में गिने, देखिए प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका, संसार में गिने चुने ही व्यक्ति हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कार्य प्राचार्य से ज्यादा, कुछ ही व्यक्ति हैं जिनके काम प्राचार्य से ज्यादा होते हैं। यह कथन सत्य है कि राष्ट्र का निर्माण न तो विधानसभा और संसद, न ही किसी कारखाने और उद्योग में होता है। अरे राष्ट्र के भाग्य और राष्ट्र का निर्माण तो विद्यालय की कक्षा में होता है। आई बात समझ में? ठीक है, यानी देश का भविष्य संसद या फैक्ट्रियों में नहीं बन रहा है, देश का असली निर्माण विद्यालय की कक्षाओं में होता है, जहां बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं। इसलिए प्रधानाचार्य का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भावी समाज का निर्माण विद्यालय में होता है। आने वाला समाज कैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि स्कूल में बच्चों को शिक्षा कैसी दी जा रही है। ठीक है, और प्रधानाचार्य की जो भूमिका है, प्राचार्य का जो उत्तरदायित्व है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पूरे स्कूल को एक डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो भावी समाज का निर्माण विद्यालय में होता है, जबकि समाज और राष्ट्र प्राचार्य के उत्तरदायित्व कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है कि प्राचार्य अपने कार्यों से राष्ट्र का निर्माण करता है। भाई, प्रधानाचार्य का मुख्य कर्तव्य क्या है कि जो भी लक्ष्य हैं हमारे, उनको प्राप्त किया जाए, समाज और राष्ट्र द्वारा तय किए गए जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जाए, जो भी हमारे समाज सभ्यता के जो भी आदर्श हैं उनका पालन करवाया जाए, स्कूल के नियम और जो भी मानक है उनका अनुपालन हो, छात्रों में अच्छी क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए, इटिकेट मैनर्स बच्चे को आना चाहिए और बच्चे के अकॉर्डिंग वातावरण बनाना चाहिए। मतलब प्रधानाचार्य ये सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार कैसे प्राप्त करें। आगे बढ़ते हैं। प्राचार्य का प्रथम कर्तव्य शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, समाज और राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित जो भी उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना है, आदर्शों का अनुसरण करना है, मानकों का अनुपालन करना है, जिससे अपेक्षित समाज को तैयार करके प्राचार्य विद्यालय की शिक्षा को नेतृत्व प्रदान करता है। प्राचार्य निम्नलिखित कार्यों को करके अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। क्या क्या काम होते हैं? एक तो प्राचार्य का मुख्य काम होता है नियोजन कार्य। क्या होता है? नियोजन, प्लानिंग फंक्शन जिसको कहा जाता है ना, कि स्कूल में कौन सा काम कब होगा, कैसे होगा, इसका पूरा प्लान करना। फिर है प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रिंग फंक्शन, मतलब स्कूल का जो डेली जो भी काम है, जैसे पूरा एक रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, और जो भी संसाधन है बच्चों के लिए जो मटेरियल है वो उपलब्ध करवाना है, और किसी टीचर कोई नहीं है तो अगर कोई वैकेंसी है तो उसमें टीचर को हायर करना है, डिसिप्लिन सिखाना है, ये सारे काम इसमें आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि स्कूल का स्टाफ हो गया, टाइम टेबल हो गया, एक्टिविटीज हो गए, मटेरियल, इन सभी चीजों को व्यवस्थित करना है। पर्यवेक्षण या निर्देशन कार्य होता है, शिक्षकों के कार्यों की निगरानी करना, उन्हें सही दिशा देना है,
और ये सुनिश्चित करना कि वे सही तरीके से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। मूल्यांकन और नियंत्रण काम, मतलब स्कूल के काम का मूल्यांकन करना, क्या अच्छा हो रहा है, कहाँ सुधार करने की जरूरत है, गलतियों को सुधारना, बेहतर रिजल्ट की ओर स्कूल को ले जाना, ये किसका काम है, प्राचार्य का काम है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इतनी बात कर रहा है। आज का 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि विद्यालय समय तालिका में शिक्षक की क्या भूमिका है। लिखिए, विद्यालय की समय तालिका की शिक्षक की जो हमारा टाइम टेबल है उसमें टीचर का क्या रोल है, इसको हमें समझना है। क्वेश्चन कहता है, देखिए, समय तालिका का निर्माण इसलिए किया जाता है कि सभी शिक्षक अपनी भूमिकाओं के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें, कि भाई जो टीचर है वो दिए गए सब्जेक्ट को ही पढ़ाए, अपनी क्लास पढ़ाए, अपना सब्जेक्ट पढ़ाए। ठीक है, और इतने बजे से इस क्लास में पढ़ाएगा, इतने बजे से इस क्लास में पढ़ाएगा, इतने मिनट का पीरियड होगा, ये सारी चीज़ें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फिक्स कर दी जाती हैं। फिर इसमें किसी को पूछना नहीं है, कहना नहीं है, सब अपना काम करते रहते हैं। अब देखिए, समय तालिका में टीचर का क्या रोल होता है। शिक्षक को किन पाठ्यक्रमों को पढ़ाना है, कौन सा सिलेबस पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, किस किस क्लास को पढ़ाना है, टीचर इसको अपनी डायरी में आराम से लिख लेता है। यह प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य हो जाता है कि समय तालिका के अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। ठीक है, जो भी उनको काम दिया गया है। समय तालिका से टीचर अपने कार्यभार का भी आकलन कर लेता है कि मेरे ऊपर कितना लोड है, मुझे कितने पीरियड पढ़ाने हैं, कौन सा पीरियड मेरा वैकेंट रहेगा। ठीक है, टीचर को ये भी देखना होता है कि व्यक्ति कालांश में कोई व्यवस्था तो नहीं है, ऐसा तो नहीं किसी पीरियड में मुझे कोई खास एक्टिविटी करानी है जो उस घंटे में कराना हो। तो ये सारी चीज़ें टाइम टेबल के माध्यम से फिक्स कर दी जाती हैं। अब देखिए, समाज, विद्यालय और समाज के बीच क्या संबंध है, अपने शब्दों में आपको समझाना है। विद्यालय और समाज का घनिष्ठ संबंध है। विद्यालय और समाज दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, गहराई से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। बच्चा जो है समाज से, अपने पेरेंट्स से जो इटिकेट, मैनर्स और जो है कि बड़ों का सम्मान करना, ये जो समाजीकरण सीखता है, ये फिर स्कूल में जाकर के जो स्कूल के द्वारा जैसे डिसिप्लिन वगैरह सिखाया जाता है, तो वहाँ भी बच्चे का समाजीकरण हो रहा होता है। दोनों जगह से बच्चा सीखता है। समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करता है कि हमारा समाज बना रहे, हमारी सभ्यता संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहे। ठीक है, और विद्यालय समाज की मांगों को पूरा करके स्थिरता प्राप्त करता है कि समाज की जैसी नीड है, जहाँ की जैसा समाज है, उसको जैसी जरूरत है, उसके हिसाब से सिलेबस तैयार किया जाता है, उसको वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसको सिलेबस में वही चीज़ें डाली जाती हैं जो वहाँ के समाज की जरूरत है। विद्यालय समाज की संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते हैं। विद्यालय के माध्यम से समाज आधारभूत सामाजिक स्थायित्व प्राप्त करता है और अपनी परंपराएं, मूल्य, विश्वास, अभिवृत्तियां और अपेक्षाओं का रख रखाव उन्हें सुनिश्चित भी रखता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। कौन करता है? ये विद्यालय करता है। अगला प्रश्न, संगठन से आपका क्या अभिप्राय है? संगठन क्या होता है? क्वेश्चन कहता है संगठन से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि संगठन है क्या। संगठन को समझते हैं। देखिएगा, संगठन से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जो प्रशासन द्वारा भौतिक और मानवीय साधनों को जुटाने के लिए की जाती है। यानी कि संगठन एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से प्रशासन जो है भौतिक साधन, किसकी बात हो रही है? भौतिक साधन, जिसमें हमारा बिल्डिंग हो गई, पुस्तकालय हो गया, प्रयोगशाला हो गई, है ना, और फर्नीचर हो गया, बाकी चीज़ें मटेरियल हो गया, वो सारी चीज़ें भौतिक संसाधन में आ जाती हैं। और मानवीय संसाधन आपके प्रिंसिपल, टीचर्स, कर्मचारी और विद्यार्थी, ये सब चीज़ें, सब जो है मानवीय संसाधन में आ जाते हैं। इनको एक साथ जोड़ करके काम करवाता है संगठन। संगठन क्या करता है? संगठन जो है ये वो व्यवस्था है जो भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन को जुटाने के लिए की जाती है। यानी कि ये टीचर्स, विद्यार्थी, कर्मचारी, इनको प्लस बिल्डिंग आपका फर्नीचर, लैब, लाइब्रेरी, इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ करके काम करवाता है। मतलब संगठन प्रशासन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं काम होता है। यह कार्य दो रूपों से किया जाता है। पहला है मानवीय संगठन, दूसरा है भौतिक संगठन। मानवीय संगठन जो है, मानवीय संगठन में टीचर्स, कर्मचारीगण, शिक्षा समितियां, छात्रगण और अन्य संबंधित मानवीय तत्व सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, इसमें आपके जो है कि ये सभी मानवीय तत्वों का एक समन्वय करता है, सबको साथ में मिलकर के काम करना होता है, ये होता है संगठन। द्वितीय में आपका जैसे भौतिक संगठन में भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान, अन्य शैक्षिक सामग्री सम्मिलित होती है।
संगठन इन दोनों तत्वों में एक सामंजस्य स्थापित करता है कि दोनों में क्या हो, एक सामंजस्य स्थापित हो, और इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उद्देश्य प्राप्ति में कोई असुविधा ना हो। आई बात समझ में? यानी कि संगठन का काम क्या है, जो मानवीय और भौतिक संसाधन है उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, ठीक है, ताकि किसी भी काम में कोई बाधा ना हो, जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो आसानी से प्राप्त किया जा सके और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल सके। ये व्यवस्था औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में संभव है, यानी कि संगठन औपचारिक फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रूपों में किया जा सकता है। अब मैकफार्लैंड की एक परिभाषा है कि मनुष्यों का एक पहचान समूह जो अपने प्रयत्नों को उद्देश्य प्राप्ति में लगाता है संगठन कहलाता है। मतलब मनुष्यों का एक पहचान समूह, जैसे यानी कि लोग मिलकर के उद्देश्य प्राप्त करें, वही संगठन है कुल मिलाकर के। डॉक्टर एस एन मुखर्जी के अकॉर्डिंग संगठन काम करने की मशीन है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्था करने से संबंधित है, कि व्यवस्था करना ताकि समग्र कार्यक्रम का संचालन किया जा सके। मतलब संगठन काम को सरल करता है, व्यवस्थित करता है, समय पर पूरा करने में हेल्प करता है। सिंपल सी बात है, यानी कि संगठन वो प्रक्रिया है जिसमें मानवीय और भौतिक संसाधनों को मिलाकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यवस्थित किया जाता है। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। 10 क्वेश्चन यहाँ के कंप्लीट हुए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से इसको कवर करेंगे, ठीक है। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नोट्स नहीं लिए तो फटाफट इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं।